हेलो फ्रेंड्स, के मिश्रा सर। फ्रेंड्स, काफ़ी दिन से आप लोगों का था कि बायो का लेक्चर शुरू करें, कैसे करें। तो आज से आपका बायो का लेक्चर शुरू हो रहा है और हम किस हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन में हमें पैटर्न देखना चाहिए कि हमारा एक प्रॉपर तैयारी करने का एक तरीका होता है, एक प्लान होता है। जिस प्लान से, जिस स्ट्रेटजी से हम चलते हैं और इस स्ट्रेटजी को जब हम फॉलो करते हैं, जैसे किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए सेना एक रणनीति बनाती है, एक स्ट्रेटजी बनाती है और उस स्ट्रेटजी को जब फील्ड पर फॉलो किया जाता है तब जाके वो सेना जीतती है। ये लड़ाई के लिए भी सही है, ये पढ़ाई के लिए भी सही है, ये खेल में भी सही है, ये रीडिंग में भी सही है। तो वैसे ही हम लोग भी एक स्ट्रेटजी देखेंगे। कहने को तो आप कह सकते हैं कि चैप्टर के नाम, टॉपिक के नाम हमारे बुक के बिल्कुल स्टार्ट में लिखे हुए हैं, इंडेक्स में लिखे हुए हैं, लेकिन अगर इंडेक्स से ही हो जाता सब कुछ, सारी स्ट्रेटजी बन जाती, तो फिर हमारी क्या जरूरत रह जाती। मेंटर यानी टीचर की क्या जरूरत रह जाती। मेंटर या टीचर का काम यही तो होता है कि आपको अच्छे से गाइड करे, आपको बताए कि आपका पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए, यहाँ से ऐसे पढ़ाई करेंगे तो फिर आगे बढ़ पाएंगे। तो हम पैटर्न भी क्या है, एनसीईआरटी को हमको फॉलो करना है। एनसीईआरटी एक बाइबल की तरह है, लेकिन एनसीईआरटी कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो हर जगह कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। एनसीईआरटी ने भी इंडेक्स बनाते समय कुछ चीजें ऐसी, मैं उनको कमी तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि अगर मैं उसमें थोड़ा सा उनकी उसमें फेरबदल करता हूं तो आपकी बेहतरी के लिए बहुत बढ़िया होगा। उसमें कमी नहीं कहूंगा, बस ये कहूंगा कि उनके तरीके में थोड़ा सा चेंज करूंगा। तो ये हमारा पैटर्न होगा। आप देख सकते हैं ये पैटर्न आपका है। कहीं कहीं हो सकता है कि शर्ट पे आपको दिख जाए, तो वो प्रोजेक्टर के थ्रू है, आप इसको मेरे ख्याल से समझेंगे इस बात को। हमारा जो पहला होगा, जो 12 का यूनिट है, जिसको आप 6, 7, 8, 9 ये यूनिट आप देख सकते हैं, क्योंकि पहले जो 5 यूनिट हैं वो 11 के चैप्टर में, 11 के कोर्स में है, जो आप पढ़ चुके हैं बायो का। 6, 7, 8, 9 ये सारे जो यूनिट हैं ये आपको 12 में पढ़ने को मिलते हैं। पहला यूनिट आपका रिप्रोडक्शन। लेकिन आपके यूनिट में मैं क्या जरूरत पड़ी, मैं पैटर्न आपको सीधे बताता है, इंडेक्स खोल के बैठ जाता, मुझे ये स्लाइड बनानी थी, ये दिखाने की आपको क्या जरूरत पड़ गई। दरअसल कुछ सुधार की गुंजाइश है एनसीईआरटी के इंडेक्स में। जैसे एनसीईआरटी ने, अगर आपको याद हो, आप देखें तो जेनेटिक्स बना रखा है। जेनेटिक्स जिसके अंदर हम मेंडल का पढ़ते हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स आपने 9th 10th में पढ़ रखा है। तो इसके अलावा हम साथ में डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ये डिटेल एनालिसिस करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वगैरह पढ़ते हैं। ये पढ़ने के तुरंत बाद एनसीईआरटी ने क्या किया है, इवोल्यूशन अगला चैप्टर रख दिया है। और बायोटेक्नोलॉजी जो पूरा का पूरा डीएनए और आरएनए से ही बनता है, डीएनए के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीन में छेड़छाड़ करके या जीन में हमने मैनिपुलेट करके हम कोई काम करते हैं, तो वो बायोटेक्नोलॉजी, उस बायोटेक्नोलॉजी को उठा के एक यूनिट बना दिया और उसका नंबर है 11वां और 12वां चैप्टर। क्या मतलब है क्या, जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो उसी समय डीएनए मैनिपुलेशन ना पढ़ लें, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी ना पढ़ लें। तो इसलिए मुझे ये जरूरत पड़ गई इन सब वजहों से कि आपको पैटर्न देखने के। तो पहला जो हमारा पैटर्न पढ़ने का पहला तरीका रहेगा, पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहला हमारा यूनिट होगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यूनिट के अंदर आपके एनसीईआरटी में 4 चैप्टर दिए गए। मोटा मोटी अगर हम उनको डिवाइड करें तो 2 कैटेगरी आती है, एक फ्लावरिंग प्लांट्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और दूसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर ह्यूमन साथ साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी आ जाता है। तो ये टॉपिक हमारा रहेगा पहला। हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, जिसकी स्टार्टिंग आपको अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें होगा। इस रिप्रोडक्शन के अंदर हम आपको इंट्रोडक्शन देने के बाद सीधे इंट्रोडक्शन बताने के बाद कि दुनिया में किस किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ईस्टर साइकिल क्या है, ये डिटेल एनालिसिस करने के बाद हम सीधे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चले जाएंगे। और फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, और इसके तुरंत बाद फिर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखेंगे। डिटेल्ड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिटेल स्टडी करेंगे, उसमें कैसे स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होता है, उसके लिए हमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की जरूरत है। तो हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का डिटेल्ड ह्यूमन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखेंगे। उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स देखेंगे। इसके साथ ही साथ हम रिप्रोडक्शन देखेंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो उसके बाद हमें पार्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच में, पार्टिलाइजेशन मतलब चाइल्ड बर्थ, तो फर्टिलाइजेशन और चाइल्ड बर्थ के बीच में एक एम्ब्रियोलॉजी होती है, कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो हम देखेंगे, और उसके बाद पार्टिलाइजेशन देखेंगे। इसके साथ ही साथ रिप्रोडक्शन में, चूंकि आजकल हम सभी में जो एडोलेसेंट की एज है, इसमें बहुत सारे आप सभी वीडियोस देखते हो, आप सभी अलग अलग तरीके के साहित्य पढ़ते हो, लिटरेचर पढ़ते हो, जो आपके दिमाग पे अलग अलग तरीके के असर डालते हैं, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव।
जो कि एज अ साइंस स्टूडेंट, एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए। ये गलतियां आपको पता होनी चाहिए। तो रिप्रोडक्शन और सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक एडोलसेंट एज में होता है रिप्रोडक्शन, क्योंकि बॉडी के हर पार्ट में चेंज होता है एडोलसेंट एज में, इस एज में, लेकिन खासकर जो सबसे बड़ा चेंज होता है वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है। इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसका क्या क्या फंक्शन होता है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसमें कैसे बचाव किया जा सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से हम कैसे बच सकते हैं, ये सारी ही चीजें हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ेंगे, जो अगेन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ही पार्ट होंगे। जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वह है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर हम क्लासिकल या मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले मेंडेलियन जेनेटिक्स है क्या? जेनेटिक्स मतलब हम अपने जो कैरेक्टर है, मेरा बच्चा देखने में मेरे जैसा ही लगता है, वो गधे जैसा नहीं दिखता। क्यों? कोई तो रीजन होगा। गधे का बच्चा मेरे जैसा नहीं दिखता, कुत्ते का बच्चा मेरे जैसा नहीं दिखता, शेर का बच्चा हिरन जैसा नहीं दिखता। क्यों? कोई तो रीजन है। मतलब हम अपने कुछ कैरेक्टर्स ट्रांसमिट करते हैं, इनहेरिट करते हैं अपने प्रोजेनी में। तो वो जो प्रोजेनी में अपने कैरेक्टर्स इनहेरिट करते हैं, वो इनहेरिटेंस और वो हेरेडिटी, ये दोनों ही चीजें जेनेटिक्स की ब्रांच के अंदर आती हैं, जो कि हम पढ़ेंगे। इस जेनेटिक्स में सबसे पहले जेनेटिक्स की ब्रांच की डेवलपमेंट कैसे हुई उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेंडल से शुरू होती है, तो मेंडेलियन जेनेटिक्स हम पढ़ेंगे, जो कि क्लासिकल जेनेटिक्स का हिस्सा है। और इसके बाद जैसे जैसे फिर बाद में डेवलपमेंट शुरू हुआ, हमारी स्टडी डिटेल्ड स्टडी होती गई, ह्यूमन साइंस की जानकारी बढ़ती गई, फील्ड बढ़ता गया, वैसे वैसे फिर जेनेटिक्स एडवांस होती गई। मॉलिक्यूलर बेसिस लोग सोचने लगे कि जेनेटिक्स जो हेरेडिटी और ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का, ये ट्रांसमिशन यानी इनहेरिटेंस, इसका कोई मॉलिक्यूलर बेसिस है, किस बेसिस पे होता है? तो उस बेसिस को मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। वो मॉलिक्यूल्स डीएनए आरएनए आप सभी जानते हैं, और डीएनए का बनना यानी ट्रांसक्रिप्शन और उसका मतलब रेप्लिकेशन, डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना यानी रेप्लिकेशन, और फिर उसका उन कैरेक्टर्स को शो करना यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन का बनना। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में जेनेटिक कोड वगैरह होगा। इस चैप्टर में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी एचजीपी, जो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही एडवांस टॉपिक है, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके तुरंत बाद हम एनसीईआरटी के पैटर्न को ब्रेक कर देंगे। क्यों ब्रेक कर देंगे? क्योंकि एनसीईआरटी का पैटर्न थोड़ा सा हमारे लिए यहाँ अच्छा साबित नहीं होता, क्योंकि इसके बाद इवोल्यूशन आ जाता है। जबकि हम डीएनए जब पढ़ेंगे तो उसी के साथ हमें बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लेनी चाहिए, तो हम इसके तुरंत बाद बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, क्योंकि आप सभी को केवल 12th तो पास करना नहीं है, साथ में नीट भी देना है, तो हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? बायोस मींस लिविंग, लिविंग के अंदर टेक्नोलॉजी, मतलब लिविंग बीइंग के डीएनए से छेड़छाड़ करके उसको ह्यूमन के यूज के लिए बनाना, ये है बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ साइंटिस्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, कुछ प्रोसेसेस दिए हैं, हम पहले वो पढ़ेंगे। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी को ह्यूमन के यूज के, ह्यूमन वेलफेयर के लिए कैसे यूज करते हैं, यानी उसके एप्लीकेशन इन ह्यूमन वेलफेयर, हम वो पढ़ेंगे। ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन शुरू हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला पोर्शन शुरू होगा इवोल्यूशन। अब हम अगेन एनसीईआरटी पर आ जाएंगे और इवोल्यूशन पढ़ेंगे। इवोल्यूशन ये है कि क्रमिक विकास हुआ है, हमारा विकास हुआ है, हम आज खड़े हैं इस क्लासरूम में आपको बता रहे हैं। तो ये जो इवोल्यूशन हुआ है, लेकिन जब ये अर्थ बनी थी तो अर्थ बनी कब थी? और अर्थ जब बनी तो अर्थ के अंदर तो कुछ नहीं था। अर्थ एक तो देखता हुआ आग का गोला था, और आज मैं खड़ा हुआ आपको इस क्लासरूम में बैठा हुआ इस कैमरे के माध्यम से बता रहा हूँ। तो इसकी में ये जो हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, केवल हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई, हम भी कैसे डेवलप हुए। पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर में भी कॉम्प्लेक्सिटी होती गई, और इससे हम बने। तो हम ये पूरा इवोल्यूशन है। इस इवोल्यूशन में पहले हम एविडेंसेस देखेंगे, इवोल्यूशन हुआ है, और अगर हुआ है तो उसके क्या प्रमाण, हम कैसे मान लें कि इवोल्यूशन हुआ है। तो एविडेंसेस देखेंगे। एविडेंसेस के अलावा थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन के साइंटिफिक थ्योरी क्या क्या है हमारा, इसमें हमने देखेंगे, हम डार्विन की थ्योरी देखेंगे, हम ह्यूगो डेविस की थ्योरी देखेंगे, ये सारी बातें देखेंगे। इसके बाद अर्थ जब पैदा हुई, अर्थ की ओरिजिन, यूनिवर्स की ओरिजिन बिग बैंग से जब हुई,
तब से लेके 20 बिलियन ईयर से वो से लेके आज तक का जो जियोग्राफिकल टाइम स्केल है, किस फेज में क्या क्या हुआ, ये सारा कुछ हम देखेंगे। तब उसके बाद जाके हम डिटेल में थोड़ा सा ह्यूमन इवोल्यूशन देखेंगे और इस चैप्टर को हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। ये अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, नीट में बहुत ही ज्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं, खासकर हार्डी-विल्बर से बहुत ज्यादा आते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स से बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और 12th के लिए भी बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हम बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर देखेंगे। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर नाम ही बताता है कि ह्यूमन के वेलफेयर के लिए बायोलॉजी का उपयोग आदमी के भले के लिए। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे आदमी को दिक्कतें क्या है, तब तो हम देखेंगे भला कैसे उसका भला होता है। तो पहले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज देखेंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, वायरल डिजीज होता है। आप सभी इस समय परेशान हैं, हम सभी कोरोना वायरस से परेशान हैं। तो वायरल डिजीज हमें क्या परेशानी क्रिएट करती है, कहां से आए कोरोना वायरस, ये सारे न केवल कोरोना वायरस बल्कि और भी जो वायरल डिजीज है वो भी, और साथ में बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीजेस, हेलमेट डिजीज, ये सारा ही इसमें पढ़ेंगे। साथ में हमारी हेल्थ कैसे इनसे निपटती, यानी हमारी इम्यूनिटी। आप सभी ने आजकल सुन रखा है कि कोरोना वायरस से होता है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा कम्युनिकेबल डिजीज है। तो हमको क्या करना होता है, हमको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती है। अब इस इम्यूनिटी से क्या लेना देना है, इम्यूनिटी का मतलब है कि हमारे अंदर एंटीबॉडीज जो हैं, जो सेलुलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी है, वो कैसे वर्क करती है। हम इस चैप्टर में वो भी पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। इसके बाद अगला जो चैप्टर आएगा वो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आपने कोरोना वायरस का नाम तो सुन लिया कि बहुत ज्यादा हार्म करता है, लेकिन क्या सारे ही माइक्रोब्स क्या हमारे लिए हार्मफुल हैं, क्या यूजफुल नहीं है? अगर यूजफुल नहीं है तो आप अपने किचन में जाइए, मम्मी से पूछिए आज लस्सी बना के दे दे। वो लस्सी बनाने के लिए उनको दही की जरूरत पड़ेगी, और वो दही बनाने के लिए माइक्रोब्स के बिना नहीं हो सकता। आप सुबह सुबह बनारस के घाट पे जाइए और जलेबी का नाश्ता करने जाइए, बिना जलेबी आप बिना माइक्रोब के तो जलेबी खा नहीं सकते, क्योंकि वो फर्मेंटेशन होगा नहीं। आपका इडली खाने का मन है, डोसा खाने का मन है, बिना उसके पॉसिबल नहीं। इनफैक्ट आपको एक हल्का सा बर्निंग होता है, आपको हल्का सा कोई होता है, कोई डिजीज होती है, कुछ फंगल इन्फेक्शन होता है, आप जाते हैं और कहते हैं एक एंटीबायोटिक दे दो, एक एंटीबायोटिक क्रीम दे दो। ये एंटीबायोटिक क्रीम आई कहां से? ये एंटीबायोटिक क्रीम ही तो किसी माइक्रोब ने, एंटीबायोटिक नाम ही में है एंटी मतलब खिलाफ, और बायोटिक मतलब लाइफ के खिलाफ। लाइफ किसी लिविंग बीइंग के खिलाफ कोई दूसरा लिविंग बीइंग केमिकल प्रोड्यूस करे, उसी को एंटीबायोटिक कहते हैं। मतलब एक माइक्रोब्स ने ये प्रोड्यूस किया एंटीबायोटिक। तो बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे हैं जो हमारे यूजफुल के, हमारे फायदे के लिए होते हैं। तो हम इस चैप्टर में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ेंगे। इसके साथ जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमको ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, और इस फूड प्रोड्यूस करने के लिए हमको अपनी जो ट्रेडिशनल टेक्निक थी फूड प्रोडक्शन करने की, खेत में गए, गन्ना उगाया, गेहूं उगाया और चले गए। अब इतनी शुरुआत में पॉपुलेशन हमारी बहुत कम थी, जब इंडिया स्वतंत्र हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो 33 करोड़ पॉपुलेशन थी केवल। बट आज की डेट में 1 अरब 30 करोड़ है। मतलब पिछले 70 सालों में हमारी जनसंख्या 1 अरब बढ़ चुकी। अब क्या वही टेक्निक अपना के, और खेतों की तादाद आप सभी जानते हो, खेतों की तादाद पहले से कम हो गई, तो अब खेत घट गए और खाने वाले ज्यादा बढ़ गए। अब इनको हम कैसे खिलाएं, तो उसके लिए हमको कुछ स्ट्रेटजी में चेंज लाना पड़ेगा। तो ये है स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा फाइनल शुरू होता है। इस 12th का जो फाइनल हमारा है वो इकोलॉजी है। इकोलॉजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इकोलॉजी जिसमें हम अपने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, अपने अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, हम अर्थ के ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं वो पढ़ते हैं, और अर्थ हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालती है हम वो भी पढ़ते हैं। हम ऑर्गेनिज्म के बाकी सारे जो हमारे ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं हम वो पढ़ते हैं, और साथ में हम बाकी ऑर्गेनिज्म हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं हम वो भी पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे, मतलब एक ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम को, अर्थ को कैसे प्रभावित करता है, हम इसमें वो पढ़ते हैं। और साथ में इकोसिस्टम यानी अर्थ हमारे उस ऑर्गेनिज्म को कैसे प्रभावित करती है वो पढ़ते हैं, यानी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हम पढ़ते हैं इसमें। और साथ में ऑर्गेनिज्म एज अ होल, कोई एक ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता, लेकिन हम एक अकेले ह्यूमन बहुत ज्यादा हम अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करते, अपने नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करते। बट ह्यूमन एज अ होल की जब हम बात करते हैं, ह्यूमन स्पीसीज की बात करते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि लगातार हम अपने नेचर को फायदा पहुंचाने की बजाय लगातार हम उसको डिस्ट्रॉय ही किए जा रहे हैं। तो ये डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है, पूरे के पूरे स्पीसीज द्वारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब पूरे के पूरे पॉपुलेशन के द्वारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो पॉपुलेशन का इकोसिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है, इकोसिस्टम का पॉपुलेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। मतलब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म
का पढ़ेंगे और पॉपुलेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम इकोसिस्टम स्मॉल इकोसिस्टम एज अ ड्रॉप ऑफ वाटर उसकी बात भी करेंगे और साथ में लार्ज इकोसिस्टम यानी ओशन की बात करेंगे। हम अर्थ की बात करेंगे और अर्थ के अंदर डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम हैं उनका क्या बात करेंगे। उसके बाद अर्थ में हम आगे देखेंगे कि अर्थ पे लगातार हमारे नए जो स्पीसीज है, बहुत सारे आप सुनते आ रहे होंगे कि लगातार डोडो एक्सटिंक्ट हो गया, ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई, इस धरती से गायब हो गई, ये अगली स्पीसीज एक्सटिंक्शन की चीता एक्सटिंक्शन की कगार पे है। तो बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी, हमारी बायोडाइवर्सिटी मतलब बायोस मतलब लिविंग और डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर विभिन्नता जो है, विभिन्न तरीके के जो ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे मौजूद है, इनकी लगातार ये ब्रेक होते जा रहे हैं, ये खत्म होते जा रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी कैसे है और उसको कंजर्व, उसको बचाएं कैसे, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए जो तरीके हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, हम यहाँ पर वो भी पढ़ेंगे। और उसके बाद इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो और उनसे निपटे कैसे वो। आप सभी ने एयर पॉल्यूशन पढ़ रखा है, वाटर पॉल्यूशन पढ़ रखा है, आजकल आप सबने सुन रखा है कि जब से कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ है, तब से हमारा एयर इंडेक्स बढ़ रहा है, हमारी एयर क्वालिटी बहुत अच्छी हो रही है। तो ये एयर क्वालिटी बिगड़ी थी तब तो अच्छी हो रही है, तो बिगड़ी कैसे थी हम ये पढ़ेंगे। मतलब एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, बाकी और तो नॉइज पॉल्यूशन कैसे होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और उसके बाद इसमें जो बेनिफिट्स हैं, जो हम कर सकते हैं, यानी रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन कैसे करेंगे ये भी पढ़ेंगे। साथ में इसमें ओजोन लेयर, एसिड रेन और इस तरीके के कुछ यूट्रोफिकेशन वगैरह कुछ पढ़ेंगे। और साथ में नीट के लिए जो एडवांस चीजें हैं वो इन्वायरमेंटल इश्यूज का हिस्सा है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिससे हर साल कम से कम 3 से एक छोटे से चैप्टर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन नीट में आते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा अच्छा लगा हो, मतलब ये पैटर्न हमारा फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद हम कैसे शुरू करेंगे वो आपको अगले लेक्चर में बताते हैं।